अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है? सब लोगों को काइंडली जो है मुझे चैट मैसेज में एक दफ़ा बता दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। अच्छा जी, ठीक है। इसका मतलब है वॉइस आ रही है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट हो गए हैं 40 पार्टिसिपेंट्स। तो हम सिर्फ 2-3 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम वेट करेंगे बाकी लोगों का, ताकि वो ज्वाइन कर लें। जैसे 60 प्लस होते हैं तो हम मीटिंग अपनी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। और आज मैंने ऑलरेडी सब लोगों को अटेंडी बना दिया हुआ है ताकि आप लोगों का माइक और वीडियो ऑन ना हो। चैट बबल्स भी मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि जो है ना, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई थी, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम आज कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी लेंगे, और क्योंकि बहुत सारे लोगों को डिटेल्स कुछ पता है बेसिक, तो हम उसे जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा। बेसिक मकसद जो है हमारा, वो आप लोगों को 2-3 टिप्स देना है इन इटली में एडमिशन से पहले, ताकि आप लोगों के जहन में ऑलरेडी हो कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और किस बेस पे अप्लाई करना है, और क्या आपके जहन में होना चाहिए अप्लाई करते वक्त। ठीक है। ये बेसिक सा इस मीटिंग में होगा हमारा। बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा की फील्ड्स मेरे पास हैं, वो मैं वन बाय वन इधर अनाउंस भी करूंगा जो कि हैं। अगर आप लोग उस फील्ड से रिलेटेड हैं तो आप लोग सब उस पर अप्लाई कीजिएगा। 2 नवंबर से इंशाल्लाह जो है एडमिशन ओपन होने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के। मेरी वॉइस सब लोगों को क्लियर आ रही है? मैं तो काफ़ी इसलिए यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं सही तरीके से बोल सकूँ। कुछ लोगों को इशू आ रहा है मैसेजेस में, या तो आप अपनी वॉइस इंक्रीज कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता बाकी लोगों को मसला होगा आज एटलीस्ट वॉइस में। तो या तो आप अपनी डिवाइस का जो है वॉइस जो है वो बढ़ा लें, उसकी वॉल्यूम, या आप देखें आपका कोई इशू होगा। और अच्छा जी, कुछ लोगों ने सजेशन दी है हैंड फ्री वगैरह यूज़ कर लें जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि बाकी लोगों को मसला नहीं है, ये आपकी तरफ से ही डिवाइस का इशू है। अच्छा जी, हमारे पास हो गए हैं ऑलमोस्ट 66। तो हम शुरू करते हैं अपनी। बाकी जो लोग आते जाएंगे उन्हें मैं ऐड करता जाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले जो है संडे को हमारा एक सेशन हुआ था, इसी से इटालियन स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने किया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बताई थी इटली की स्कॉलरशिप्स के बारे में, और एक जो है इनिशियली डिस्क्लेमर बताया था जिसको मैं दोबारा अभी बता दूंगा। पहली चीज़, जो लोग इस मीटिंग में इसलिए आए हैं कि उन्होंने पीएचडी में अप्लाई करना है या बैचलर्स में अप्लाई करना है, तो आपके लिए ये मीटिंग नहीं है। ठीक है। ये मीटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मास्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि बाकी लोगों का वक्त ज़ाया ना हो और वो मैसेज में मेरा भी ज़ाया ना करें कि जी मुझे पीएचडी का बता दें या किसी और चीज़ का बता दें। दूसरी चीज़, ये मीटिंग है सिर्फ सिंपल इटालियन स्कॉलरशिप से रिलेटेड, किसी और स्कॉलरशिप से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप इस उम्मीद पर आए हैं कि किसी और स्कॉलरशिप को यहाँ डिस्कस किया जाएगा, तो आज सिर्फ इटालियन स्कॉलरशिप्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। अब मोस्टली मेरी वीडियोस में अगेन मैंने एक रील बनाई थी, शुक्रिया कहने के लिए बहुत सारे लोगों का। एक मेरी रील ऑलमोस्ट 400 के उसके व्यूज़ हो गए हैं।
लेकिन जो एक चीज़ मुझे बहुत अरसे से इशू है वो ये है कि लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं, इटली का वीज़ा नहीं मिलता, इटली की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, हमारे 8 महीने ज़ाया हो गए, हमारे 2 लाख रुपए ज़ाया हो गए। तो लास्ट सेशन में भी मैंने ये चीज़ बताई थी, मैं हर सेशन में इस चीज़ से ही स्टार्ट किया करूँगा कि इटली का वीज़ा आपको बहुत मुश्किल से मिलता है, इटली की अपॉइंटमेंट मिलना इतना ईज़ी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आपको दुनिया का कोई भी कंट्री इस तरह यूरोप में नहीं बुला रहा, अपनी तरफ से पैसे दे के आपकी ट्यूशन फ़ीस सब चीज़ें माफ़ करके, ठीक है? तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको अपने कंट्री में भी बुलाएँ, आपको बाद में जॉब भी करने दें, रेज़िडेंसी भी दें, ठीक है, घर भेजने के लिए पैसे भी दें और पार्ट टाइम जॉब्स भी अलाउ करें और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि 6 महीने बाद आपको एडमिशन मिलने के बाद वीज़ा भी आपको दे के जाएँगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपके ज़हन में ये वाला माइंडसेट है, तो आप इटली पे अपना टाइम ज़ाया ना करें क्योंकि मैं इटली में सिर्फ़ उन लोगों को कहता हूँ अप्लाई करने के लिए जो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? जिन्हें रिस्क लेना आता है अपनी ज़िंदगी में, जिन्हें बाद में जो है ना रोने-धोने वाला काम नहीं होता कि जी मेरे 8 महीने ज़ाया हो गए, 6 महीने ज़ाया हो गए, आपको टाइम भी ज़ाया करना पड़ेगा। आपको जो है अपने थोड़े से पैसे भी ज़ाया करने पड़ेंगे और फिर रिस्क लेना पड़ेगा। मैं भी इसी तरह आया हूँ, बाकी जितने हज़ारों आपको स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे मिलेंगे या आपको वैसे इटली में मिलेंगे, वो भी इसी तरीके से आए हैं। अगर आपने अप्लाई नहीं करना, आप बिल्कुल भी चांस ना लें, बाद में रोने से बेहतर है। अगर आपने चांस लेना है, तो ये ज़हन में रख के लेना है कि जो है मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, इस पे मुझे 6-8 महीने बाद मेरे लिए बहुत अच्छा फ्यूचर भी हो सकता है और जो है मेरे लिए मसले-मसाइल भी हो सकते हैं कि एंड पे अगर आपको वीज़ा या वो ना मिले, ठीक है? ये एक बेसिक्स है जो है ना मेरी कोशिश होती है मैं लोगों को टाइमली बता दूँ। रिक्वायरमेंट्स मैं 1-2 मिनट में बता देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स नहीं है इटली की एज़ सच कोई भी अप्लाई के लिए। फाइनल ईयर बैचलर स्टूडेंट्स किसी भी फ़ील्ड के अप्लाई कर सकते हैं। 2.5 से ऊपर सीजीपीए अगर आपका है तो आप एलिजिबल हैं। सब यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल नहीं है, सिर्फ़ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं 3 से 4 यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, इस तरह की ही 2-4 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीजीपीए 3 से ज़्यादा है तो आप ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हैं एप्लीकेशन के लिए। और आपको आइल्स चाहिए? नहीं, आपको बिल्कुल भी आइल्स नहीं चाहिए एडमिशन के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एडमिशन मिलते ही आइल्स करा लें क्योंकि बाद में आपको वीज़ा के लिए आइल्स चाहिए होता है और कुछ लोगों का वीज़ा इस बेस पे भी रिजेक्ट हो जाता है कि उन्होंने आइल्स नहीं दिया, कुछ लोगों को वीज़ा मिल भी जाता है आइल्स सबमिट करवाए बगैर। तो मेरी कोशिश यही होती है मैं सब लोगों को टाइमली बताऊँ कि आप जो है आइल्स दें। जैसे ही आपको एडमिशन मिल जाए जनवरी-फरवरी में जाके आइल्स दें। मेरे खुद के सेशंस आइल्स के होते हैं, हमारी क्लासेस होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 सेशन शुरू हो चुके हैं हमारे। कल एक स्टार्ट हुआ है, तो हर सेशन हमारा 15 लोगों का होता है जिसमें हम आइल्स की प्रिपरेशन करवाते हैं और 10,000 रुपीज़ उसकी फ़ीस होती है, 2 महीने का ऑलमोस्ट सेशन होता है 7 वीक का। 2 महीने तो नहीं कह सकता उसे मैं, 2 महीने से थोड़ा-सा कम होता है। तो उसमें हम सारे मॉड्यूल्स कवर करते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, हमारे थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट मीटिंग में जितने भी लोग हैं तकरीबन सब लोग ही इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे होते हैं, तो आप सब लोग इटली की स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बेनिफिट्स क्या हैं इटली में ये सब चीज़ें मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक बता दिया था, तो कुछ लोग बहुत से लोग लास्ट वीक वाले भी होंगे, तो मैं नहीं चाहता वो सेम कहानियाँ बार-बार सुनें। तो हम मूव करें चीज़ों पे ना, मैं आहिस्ता-आहिस्ता हर सेशन में 1-2 यूनिवर्सिटीज़ लेके आया करूँगा, एक यूनिवर्सिटी पे 2-3 सेशन किया करूँगा ताकि उसके हिसाब से आपको बता सकूँ चीज़ें। ठीक है? तो आज हम थोड़ा-सा यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ की फीस को भी डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स को भी डिस्कस करेंगे साथ। बेनिफिट्स में आपको इटली में क्या मिल रहा है? बेनिफिट्स में आपको मिल रहा है 7,200 यूरो का स्कॉलरशिप मिल रहा है जिसमें आपने अपने फूड के, अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस को मैनेज करना है। उसके अलावा आपको मिल रहा है यहाँ पे कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप आएँगे और आपको कोई पार्ट टाइम जॉब फ़ौरन दे देगा, आपको ढूँढनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि मेरे केस में मुझे फ़ौरन नहीं मिली थी। कुछ अर्सा मैंने वेट किया था, ढूँढी थी, उसके बाद मुझे भी पार्ट टाइम जॉब मिल गई थी। 1 सेकंड। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बाद में पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं अपनी। अच्छा, जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं ना, मैंने ऑलरेडी मैसेजेस को हाइड किया हुआ है क्योंकि उसकी वजह से जो है ना
रैंडमली लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जैसे मीटिंग में एंटर होते हैं फ़ौरन क्वेश्चन कर देते हैं, जी मेरी ये वाली फील्ड है, मुझे इसकी स्कॉलरशिप ढूँढ दें। तो बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है, तो अगर आप कोई मैसेज कर रहे हैं तो वो मुझे नज़र ही नहीं आ रहे, और जब मैं कहूँगा आपको तब आप उसमें चैट में कीजिएगा, तब मैं उनके आंसर्स कर दूँगा, ठीक है? पार्ट टाइम जॉब की बात हो रही थी, पार्ट टाइम जॉब मैंने खुद की है, 8 टू 10 यूरोज़ पर आवर यहाँ पे मिलते हैं आपको। ऑफ़िशियली, लीगली आप जो है तकरीबन 1 वीक में 20 घंटे जॉब कर सकते हैं और पूरे महीने में 80 घंटे। तो आप इसको खुद कैलकुलेशंस लगा के देख सकते हैं। उसके अलावा जो आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट मिल रही होती है, वो मोर देन इनफ होती है आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। तो पार्ट टाइम जॉब से जो है आप, अगर कोई चाहता है वो ट्रैवल करना चाहता है जिस तरह मैंने किया है। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को ये भी कहता हूँ कि आप मेरे केस को जो है ना अपने केस से कंपेयर ना किया करें, क्योंकि जो है मेरे केस में मैं बहुत कुछ और भी कर रहा होता हूँ, जिस तरह मेरा सोशल मीडिया और जिस तरह की कंपनी वगैरह है। तो ये नहीं होगा कि आप आएँगे, आप इस तरह घूमे फिरेंगे, सारी चीज़ें वगैरह करेंगे, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और फिर जाके आपके जो है ना ये सारा सिस्टम वगैरह स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बेनिफिट्स हैं इसकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है मैंने। अब मैं आपको एक एडमिशन का टाइम बता देता हूँ कि इटली में एडमिशन जो है वो किस डेट से किस डेट तक चल रहे होते हैं। होता असल में ये है कि इटली में ना एडमिशन इस तरह नहीं होता है कि एक यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हुआ हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा। अच्छा, मुझे सिर्फ चैट में ये बता दें कि आप लोगों को मेरी वॉइस वगैरह हर चीज़ प्रॉपर समझ आ रही है ना, ऐसा ना हो मैं चैट देखूँ ही ना और 20 मिनट बाद मुझे पता चले लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, आ रही है। अच्छा, अब होता है इटली में ये है कि ऐसे नहीं चल रहा होता सिस्टम कि यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में नवंबर में एडमिशन ओपन किए हैं और उसकी डेडलाइन है 4 फरवरी या 8 फरवरी, 10 फरवरी, और 10 फरवरी को जाके वो रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ऐसे होता है, तो आप पहली बात है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इटली में ये नहीं होता, जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करती है, वो हो सकता है 2 नवंबर को ओपन करे और 3 नवंबर को 50 लोगों को एडमिशन लेटर भेज दे। उनको जैसे ही कोई अच्छी प्रोफ़ाइल नज़र आती है, वो उसको चेक करते हैं और उसको एडमिशन लेटर दे देते हैं। तो जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, वैसे-वैसे उनके पास सीट्स, अगर 30 सीट्स हैं एक क्लास में, तो उस सीट्स का जो नंबर है वो कम होता जाता है, ठीक है? तो जितना लेट आप अप्लाई करेंगे, आपके एडमिशन के चांसेस उतने कम हैं उस यूनिवर्सिटी में। तो इससे आप लोगों ने क्या एक लेसन लेना है कि आप लोगों ने एज़ सून एज़ पॉसिबल अप्लाई करना है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि एडमिशन लेटर आपको मिलेगा कितने अरसे के बाद, या रिजेक्ट अगर आपकी एप्लीकेशन होनी है तो कितने अरसे के बाद होनी है। इसका कोई जो है ना वो नहीं है एग्ज़ैक्ट टाइम फ्रेम कि आपको जो है ना इतने टाइम के बाद, कोई भी यूनिवर्सिटी आप अपनी वेबसाइट पे ये नहीं बताती कि हम आपको इतने अरसे बाद बताएँगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे केस में मुझे जो है 15 दिन बाद एडमिशन लेटर मिल गया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह लास्ट ईयर हमने बहुत सारे लोगों के अप्लाई किए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 20 दिन में भी दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 3-3 महीने तक रिप्लाई नहीं करती। तो ये भी टाइम फ्रेम का इश्यू है यहाँ पे। तो अब इस चीज़ को आपने टैकल कैसे करना है? अब आप ये तो नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में अप्लाई करके जो है ना मार्च तक वेट करें कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा एडमिशन लेटर दे रही है या नहीं दे रही। अब इसका हल सॉल्यूशन ये है कि आपने जो है जो-जो यूनिवर्सिटी ओपन होती जा रही हो, आपने वहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है? सबका वेट करते जाना है, सब जगह अप्लाई करके कि जहाँ से आपको एडमिशन लेटर सबसे पहले मिल जाए, बस आपने उस यूनिवर्सिटी में चले जाना है। ठीक है? अब एडमिशन लेटर मिलेगा किन लोगों को? बहुत लकी लोग होते हैं जो एक जगह पे अप्लाई करें और उनको जो है उधर से एडमिशन लेटर मिल जाए। अगेन मेरे केस में मैंने इटली में सिर्फ़ 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में और यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में, और उससे पहले मैंने रशिया वाली ओपन डोर स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तीनों जगह से एडमिशन लेटर मिला था, इसके अलावा मैंने किसी और जगह पे अप्लाई भी नहीं किया था, ठीक है? वो और बात है कि ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें मैं इटली में अप्लाई कर रहा था, लेकिन इससे पहले मैंने बहुत सारी यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी जगहों पे मेरी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई थी, जिसके बाद मैं रशिया या इटली की तरफ मैं मूव किया था, ठीक है? तो इस तरह आपने भी जो है ना तकरीबन मैं हर बंदे को सजेस्ट करता हूँ, चाहे आपका सीजीपीए 3 है या आपका सीजीपीए 3.8 है या 2.7 है, आपने जो है 4 से 5 जगहों पे अप्लाई करना है अगर आपकी फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद आपने वेट करना है अपनी एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे जो है ना, जो आज बेसिक जो एक पार्ट मैं बता देता हूँ, जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा था कि एक यहाँ पे ना जो बातें होती हैं कि वीज़ा नहीं मिलता, वीज़ा नहीं मिलता। वीज़ा लेने का ना एक हैक है, ये ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया पिछले 3-4 सालों में।
ये ऐसे है कि जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी की एडमिशन पे अप्लाई करते हैं ना, तो वो क्लास में जो टॉप 2-3 लोग होते हैं, उन 2-3 लोगों को जो है मेरिट स्कॉलरशिप देते हैं। और बाकी क्लास के जितने भी लोग होते हैं उन्हें मेरिट नहीं मिलता, वो बाद में मेरी तरह रीजनल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके आते हैं, और उस पे जो 7,200 वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी बेस पे आते हैं। ठीक है। अब जिन बच्चों को टाइमली अप्लाई करने के बाद किसी एक यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर के साथ मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाए ना, आपने सिर्फ उस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है जिन लोगों को जो है मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाता है, या फिर ट्यूशन वेवर लेटर, इस तरह का कोई भी स्कॉलरशिप लेटर मिल जाता है, कि उन्हें अपॉइंटमेंट भी मिलती है एम्बेसी से, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको वीज़ा भी मिल जाता है। तो अगर आपने एक जगह से भी ये सिक्योर कर लिया है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मेरे पास खुद के पास ऐसे केसेस हैं पिछले साल से, जिनका हमने अप्लाई किया, और उनको इस तरह की अगर स्कॉलरशिप मिली है, तो वो इस टाइम इटली में आ चुके हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक ट्रिक है, अभी एडमिशन ओपन होने वाले हैं, तो अगर आप इस पे फॉलो करके मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके किसी जगह से इस तरह का एक लेटर आपको मिल जाता है, तो आपके जो है वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है ना इंक्रीज हो जाएंगे। वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो पिछली दफ़ा भी गई थी, वो भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 20 लाख रुपए की, जो सबसे अहम पार्ट है आपकी फैमिली मेम्बर की लग सकती है। तो उसको आप जो है बहुत सारे लोगों को ये होता है, हमारे पास तो 20 लाख रुपए नहीं है, हमारा टाइम ज़ाया हो गया। तो भाई अगर आपके पास 20 लाख रुपए नहीं है, इटली में आप अप्लाई नहीं कर सकते। अपना टाइम, किसी और का टाइम और यूनिवर्सिटीज़ का टाइम ज़ाया ना करें। एट द एंड आपको पाकिस्तान एम्बेसी में, इटालियन एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें 20 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। ठीक है। वो 20 लाख रुपए ब्लॉक नहीं होता, सिर्फ 3 से 4 महीने आपने अपने अकाउंट में रखना होता है। जैसे ही आपका वीज़ा लगता है, तो आप उसे निकलवा सकते हैं। मेरे केस में भी वो पैसे मेरे पास नहीं थे, मैंने लोगों से लिए हुए थे, और बाद में मैंने निकलवा के जो है ना वो दे दिए थे उन्हें। ठीक है। अगर आप इस चीज़ को, ये बेसिक मैंने आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। जो स्कॉलरशिप वाली बात है, ये मेरी किसी को समझ आई है, मुझे ज़रा चैट मैसेज में बताएं। जो यूनिवर्सिटीज़ वाली, जो सीजीपीए वाली जो है ना, वो रिक्वायरमेंट्स वगैरह ये मुझसे अभी ना पूछें। ठीक है। अब जो है ना कुछ लोगों को ये बात समझ आ गई है, और कुछ जो है उनको नहीं आई, तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अब जो है, जब आप एडमिशन पे अप्लाई करते हैं, तो उसी टाइम जो है ना आपका मेरिट स्कॉलरशिप पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है। और इसमें कोई आपने सेपरेटली अप्लाई नहीं करना था। आपका एडमिशन की जो एप्लीकेशन है, वही आपकी मेरिट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है। तो वो आपको यूनिवर्सिटी खुद ही कांटेक्ट करती है। उसमें आपने ये नहीं समझना कि पता नहीं मुझे अलहदा से कुछ कहना पड़ेगा, या जो अलहदा से आपको सब कुछ कहना पड़ता है, वो स्कॉलरशिप की बात है, जो मैं प्रमोट करता हूँ कि 7,200 यूरोज है, वो एडमिशन के बाद लगती है। तो ये मेरिट वाली आपके CGPA की बेस पे, आपकी प्रोफाइल की बेस पे लग रही होती है। ठीक है। ये डिफरेंस है। अच्छा, आई होप सो जो है ना इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब मैंने एक पोस्ट की थी, रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, उसके ऊपर जो है ना तकरीबन 2,000+ कमेंट्स आए हुए हैं। अब उसमें लोगों को मैंने कहा था कि आप जो है ना मेरी इस रील के नीचे कमेंट करें, और मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा कि आपकी फील्ड किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। ठीक है। अब उस पर 2,000+ कमेंट्स हैं। मैंने कोशिश की थी 400-500 लोगों को रिप्लाई करने की, तो इंस्टाग्राम ने जो है ना मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया कमेंट्स करने से ना। और ऑब्वियसली इतने लोगों को मैं रिप्लाई भी नहीं कर सकता इंडिविजुअली। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप में से जो है ना, मैं अभी फील्ड्स के नेम बोलूँगा, आप लोगों ने जो है ना वो फिर मुझे चैट में बताना है कि आप क्या जो प्रोग्राम है उस फील्ड से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना अटेंशन के साथ आपने बैठना है, क्योंकि ये जो फील्ड्स मैं बताने वाला हूँ, ये आपकी जो है डिग्री से रिलेटेड होंगी, और ये वाली फील्ड्स अभी 2 दिन बाद ओपन हो जाएंगी। ठीक है। तो आप लोगों को जो है ना फ़ौरन आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। क्वेश्चंस मुझसे बाद में पूछिएगा चैट में, अभी अगर आप पूछ रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों का भी। ठीक है। तो मैं अभी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा है उसकी जो फील्ड्स ओपन होने वाली हैं, उसमें से कुछ अभी ओपन नहीं भी होंगी, साइकोलॉजी वगैरह की, वो थोड़े दिनों बाद ओपन होंगी। लेकिन अभी 2 नवंबर से जो मेरे पास लिस्ट आई है, जो हमने लिस्ट बनाई है, वो मैं अनाउंस करता हूँ वन बाय वन। तो इसको आप अटेंटिव होकर थोड़ा सा सुने, और जैसे ही आपकी फील्ड आए तो मुझे चैट में आप बताइएगा कि आप लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं या नहीं। अच्छा जी, पहली हमारे पास फील्ड है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर।
Italian food and wine graduate, medical biotechnology, local development, mobility studies, biotechnologies for food sciences, management engineering, environmental engineering, ICT for internet and multimedia, computer engineering, electrical electronic engineering, control system engineering, marine biology, molecular biology, environmental, ठीक है। सस्टेनेबल एंड एजुकेशन, केमिकल एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये मैं अभी कमेंट चेक करूंगा कि कितने लोग इन फील्ड से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट फील्ड्स बता रहा हूँ। अच्छा, जिसके बाद है हमारे पास एनर्जी इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, अर्थ डायनामिक्स, जियोफिजिक्स फॉर नेचुरल रिस्क्स एंड रिसोर्सेज, अप्लाइड साइंसेज टू कल्चरल हेरिटेज मटेरियल्स एंड साइट्स, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग स्टडी ट्रैक है इसका फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का, वाटर एंड जियोलॉजिकल रिस्क इंजीनियरिंग, कंप्यूटर फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंसेज, कॉग्निटिव न्यूरो साइंसेज, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है मटेरियल साइंस, सस्टेनेबल केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, यूरोपियन एंड ग्लोबल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स एंड मल्टी लेवल गवर्नेंस, फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ डेटा, astrophysics and cosmology, communication strategies, English studies, food and health, forest sciences, development and educational psychology और pharmaceutical biotechnology। ठीक है। अब मैंने बड़े स्लो स्लो ये नेम पढ़े हैं। आप लोगों के जिधर कमेंट्स में मुझे बताएं ज़रा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, तो इसका मतलब है काफ़ी लोगों की फील्ड इससे रिलेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये नहीं कहना कि जी मेरी तो इसमें फील्ड ही नहीं अवेलेबल, तो मैं क्या करूँ। आप लोग कुछ भी ना करें, आप लोग तसल्ली करें। आपको यहाँ पे बेसिक सी जो डिटेल्स वगैरह सारी सेशन में टिप्स वगैरह मिला करेंगी। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी भी अगले 15-20 दिनों में यूनिवर्सिटीज़ और ओपन होने वाली हैं, जिसमें आपकी भी फील्ड्स होंगी। तो इसी तरह मैं 1 बाय 1 अपने सेशंस में अनाउंस किया करूँगा। तो क्योंकि ये वाला जो मसला है ना कि मुझे फील्ड नहीं मिल रही, वो मेरे सेशंस में लोगों का रिजॉल्व हो जाया करे। अब यहाँ पे देखें, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फूड एंड हेल्थ, एजुकेशनल साइकोलॉजी, डाटा साइंस, इंग्लिश स्टडीज, साइकोलॉजी डन इन न्यूरो साइंस। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है। और इसके अलावा भी जो है वो प्रोग्राम मुझसे ना पूछे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये फील्ड्स है। ठीक है, ये आपने अपने साथ साथ इसको रखना था। तो अब ये वाली फील्ड्स अगर आप लोगों की यहाँ पे हैं, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे अगर फील्ड्स मिल रही हैं, तो अगर यहाँ पे 40% से 60% ऐसी पब्लिक है जिसकी ऑलरेडी फील्ड्स इस एक यूनिवर्सिटी ओपन हुई है और आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है। अभी यहाँ पे इस तरह की 20 से 25 यूनिवर्सिटीज ओपन होनी है, जहाँ पे आप लोगों को फील्ड्स बहुत सारी मिलेंगी। तकरीबन सब फील्ड्स यहाँ पे कवर हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया एक यूनिवर्सिटी है जिसकी जैसी एप्लीकेशन ओपन होगी उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स होती हैं। उसका भी मैं इसी तरह आपको डिटेल्स वगैरह बताऊंगा ताकि सारे लोग अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बन रहे हैं। एक तो वो लोग जिनकी इसमें फील्ड नहीं है, वो क्या करें। ठीक है, वो इतने दिन क्या करें। और एक वो वाले लोग जिनकी इसमें फील्ड है, उन्होंने अभी तक किया क्या है। ये दोनों बातें मैं डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को डिस्कस करूंगा जिनकी इसमें फील्ड नहीं है, वो अब क्या करें। ठीक है, वो ये काम करें कि अपनी यूनिवर्सिटी से जाके जो है ना अपनी सारी एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स निकलवाएं। ठीक है, जब एडमिशन ओपन हो जाते हैं तब आप लोगों को याद आता है कि ये मैंने अभी ट्रांसक्रिप्ट्स लेनी है, मैंने अभी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेना है। फिर आप उसमें 20 दिन लगाते हैं, 25 दिन। तब तक आधे लोग एडमिशन लेके निकल चुके होते हैं। फिर आप कहते हैं कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा ना। तो क्योंकि अभी किसी यूनिवर्सिटी में आपकी भी फील्ड नहीं है, ये भी आपके लिए प्लस एडवांटेज है। इस एडवांटेज को यूज़ करें, अपनी यूनिवर्सिटी में जाएं, एडमिन ऑफिस में जाके इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अप्लाई करें। वो आपका 2-4 दिन लेते हैं बनाने में। अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स लें उनसे, वो भी 5-7-10 दिन लगते हैं उनको देने में। तो ये दो डॉक्यूमेंट अपने पास बनाएं। आपके अगर किसी प्रोफेसर से आपको रेफरेंस लेटर मिल सकता है तो उससे रेफरेंस लेटर बनवा लें, जनरल सा 1 से 2 प्रोफेसर से। और अगर आपको कोई आपने इंटर्नशिप की है, कोई प्रोजेक्ट किया है, इस तरह की कोई भी चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपने एज सुन एज पॉसिबल आप लोग इकट्ठे करें। ठीक है, ताकि जैसे ही हमारा किसी और फील्ड में जो है एडमिशन
एडमिशन्स ओपन होंगे किसी और फील्ड में, तो उसमें आप लोग जैसे ही मेरा सेशन देखें उसके बाद फ़ौरन जो है आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें उन लोगों के लिए जिनके पास इस वाली फील्ड्स में अवेलेबल नहीं है इस यूनिवर्सिटीज़ में। मुझे एक सेकंड टाइम दें। अच्छा जी, अब ये हो गई बेसिक चीज़ें। अब दूसरे वो वाला केस के जिन लोगों का यहाँ पे फील्ड्स हैं उनको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये भी मैं उसमें से बहुत सारे लोगों को ये बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इसमें 3 से नीचे सीजीपीए वाले एलिजिबल ही नहीं है पाकिस्तान से लोग। तो अगर आपकी इसमें फील्ड अवेलेबल है और आप जो है सीजीपीए आपका 3 से कम है, तो आप इसमें बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं आपका इसमें एडमिशन हो जाए। लास्ट ईयर हमने कुछ स्टूडेंट्स का अप्लाई किया था, उन्हें बताया भी था कि इसमें जो है ना सीजीपीए की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा था हम ट्राई करना चाहते हैं, तो उनका हमें एडमिशन लेटर नहीं मिला था। तो इस तरह अगर किसी का सीजीपीए यहाँ पे 3.5 से ऊपर है तो उसके काफ़ी सारे चांसेस बनेंगे, लेकिन अगर आपका 3 से ऊपर है आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा या बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है कि आपके प्रोग्राम में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये है इस यूनिवर्सिटी में कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है 30 यूरो। और 30 यूरो जब सुनते हैं ना हम लोग, तो हम कहते हैं यार ये तो बन गया तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार रुपये मैं क्यों भरूँ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, जिसमें महीने 2 महीने बाद अगर मुझे पता चला कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी लॉजिक मैं आपको देता हूँ, आपने क्यों अप्लाई करना है। उसकी लॉजिक सबसे बड़ी ये है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना, ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है इटली की। सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे आती है इटली में, और मैं खुद इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ठीक है। दूसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको कोई 40-50 तो पाकिस्तानी मिल जाएंगे, कोई 100-150 यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट मिल जाएगा, और पूरे यूरोप से, पूरी दुनिया से कोई ना कोई यहाँ पे आपको मिलेगा। और जो सिटी की वाइब्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं फील होगा कि इतने सारे गोरे लोगों में जो है ना आप एक ही ब्राउन किस्म की आवाम यहाँ पे फिरी है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बेनिफिट है। दूसरा बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब आप इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकलेंगे तो आपके पास इस यूनिवर्सिटी का टैग होगा। मेरे केस में मुझे पीएचडी, मेरा मास्टर्स खत्म होने से पहले मिल गई थी, तो उसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा से पढ़ा हुआ था। तो ये एडवांटेज होते हैं, इन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप इसी एप्लीकेशन फ़ीस में जो है ना 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। 3 प्रोग्राम्स में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कंप्यूटर के हैं, तो अगर आपको 3 ऐसे प्रोग्राम नज़र आ रहे हैं जो आपकी फ़ील्ड से इंटरलिंक करते हैं, थोड़े बहुत चेंज भी हैं, तो आप तीनों में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और आपको एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ़ 30 यूरो ही देना पड़ेगी। हाँ, अगर आपका प्रोग्राम ही एक है तो ऑब्वियसली फिर आप उसमें जो है ना एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, बाकियों में तो आपका वो लिंक ही नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से जो है ना अगर किसी के ज़्यादा प्रोग्राम है तो उसका वो इस तरीके से भी एडवांटेज ले सकता है। ये इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो ना बेसिक चीज़ें हैं। और एक बड़ा एडवांटेज ये है कि मुझे इटली का जो साउथ है ना वो इतना पसंद नहीं है। मैं खुद पहली दफ़ा गया था अभी 1 डेढ़ महीना पहले एक कॉन्फ्रेंस पे। तो इटली का जो साउथ पार्ट है ना वो ऐसे ही है कि बस उधर बहुत बुरे हालात हैं। और ये यूनिवर्सिटी, अब जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बुल्गाना में पीएचडी जॉब कर रहा हूँ, तो ये तो एक्सट्रीम नॉर्थ है ना, कि इससे आगे ऑस्ट्रिया और जर्मनी है। तो पादवा भी तकरीबन नॉर्थ में आता है, और वेनिस सिटी के साथ है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। वेनिस दुनिया में हर बंदा जानता है उस सिटी को। तो उससे तकरीबन 30 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ये है कि आप एक अच्छी जगह पे भी रह रहे होंगे, अच्छा एनवायरनमेंट भी होगा, थोड़ा-सा लग्ज़री वाली साइड बन जाती है ये वाली ना, तो आपको लाइफ़स्टाइल अच्छा यहाँ पे मिलेगा। ये डिटेल्स थी, मैंने अब इस सेशन में आप लोगों को पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, बेनिफिट्स बता दिए हैं, वीज़ा के इश्यूज़ बता दिए हैं, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, 2 नवंबर से इसकी एप्लीकेशंस ओपन होने वाली हैं। इसमें ये फ़ील्ड जो मैंने बताई हैं सारी, अगर आप इस फ़ील्ड में हैं तो आप 3 सीजीपीए के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी 30 यूरो, और आप एक ही एप्लीकेशन फ़ीस में जो है तकरीबन 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसके बेनिफिट्स वगैरह मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हुई हैं। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया। अब मैं जो है ना चैट पे जाके जिन लोगों के थोड़े से अच्छे किस्म के क्वेश्चन हैं सिर्फ उनके मैं आंसर करूँगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं वो सिर्फ सेम चीज़ का दोबारा पूछ रहे होते हैं। आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है।
7th सेमेस्टर वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में बता दिया है। सेम क्वेश्चन मैंने बहुत दफ़ा इसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी सेम ही लोग पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा लेकिन इनका लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर आई एम इन 7th सेमेस्टर, एम आई एलिजिबल फॉर दिस इनटेक। तो पहली चीज़ है आप एलिजिबल हैं, ठीक है, लेकिन जो आगे जो मेन चीज़ है ना वो लोगों को नहीं पता होती, वो उन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया है। बिकॉज मेरी डिग्री सितंबर 2024 में आएगा, तो वीज़ा तक कब तक फाइल करना होगा अगर अभी अप्लाई किया, या वी शुड ट्राई नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अब वीज़ा कब तक आपने फाइल करना है, पहली चीज़ है कि वीज़ा आपने फाइल करना ही नहीं है खुद, ठीक है। वीज़ा आपका यूनिवर्सिटी जब आपको एडमिशन देती है तो उसी टाइम वो आपकी समरी फॉरवर्ड कर देती है। तो वीज़ा आपके हाथ में है ही नहीं, यूनिवर्सिटी आपकी समरी फॉरवर्ड करती है, उसके बाद जाके आपका जो है ना वीज़ा लगता है। अच्छा, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सेम क्वेश्चन आप लोगों ने दोबारा रिपीट नहीं करना, अपने ही कमेंट को दोबारा आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। और दूसरा चीज़ है कि नीचे उसका बार बार मुझे नहीं कहना कि इसका जवाब दे दें, क्योंकि इससे बाद सिर्फ टाइम ज़ाया होगा। जवाब मैंने जो मुझे नज़र आ रहे हैं मैंने उसके दे ही देने हैं, ठीक है। तो अब ये जो इनका केस है, वीज़ा फाइल आपने खुद कहना ही नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ यही आपको जो है ना पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वीज़ा आपका यूनिवर्सिटी ने फाइल करना है और आपको एम्बेसी खुद बुलाएगी, तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी अपॉइंटमेंट दिसंबर में आ रही है, जनवरी में आ रही है, या सितंबर अक्टूबर में आ रही है। अगर आपकी डिग्री सितंबर में आ रही है तो ऑब्वियसली आपने उसको टेस्ट करवाना है, उसकी ट्रांसलेशंस वगैरह करवानी है, सारी चीज़ें वगैरह करवानी है। और अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है अगस्त में, तो फिर तो आपके पास डिग्री नहीं है, तो उस टाइम आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप ये रिस्क ले सकती हैं तो इस बेस पे लें। यूजुअली इतनी जल्दी जो है नहीं आती लोगों की अपॉइंटमेंट, कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट तो अभी जनवरी फरवरी में भी आ रही है। तो अगर आप इस बेस पे रिस्क लेना चाहते हैं कि मेरी अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक इस तरह लोगों को मिलती है, तो तब तो आपको वर्थ इट है। अगर आपके ज़हन में ये है कि जो है ना, अगर सितंबर से पहले अपॉइंटमेंट आ गई तो मैं क्या करूँगी, तो फिर आपके लिए ये इश्यू बन जाएगा, फिर आप इसको इस हिसाब से जो है ना डिसाइड करें। अच्छा जी, लेट अस नो दैट हाउ वर्थी द कोर्स सर्टिफिकेशंस आर। कोर्स सर्टिफिकेशंस बहुत वैल्यूएबल हैं। यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ कि जो है ना इस क्राइटेरिया के बेस पे हम कोर्स सर्टिफिकेशन जो कोर्सेरा वगैरह के आपको नंबर देंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब एक स्टूडेंट है जिसने एक अच्छी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेरा से कोर्सेज किए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी प्रोफाइल में उसे प्रेफरेंस मिलेगी। तो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, मैं सजेस्ट करूँगा आप करें। रिपीट मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सॉरी। जो आपसे पहले 120 लोग आके बैठे हुए हैं, उनका कोई कसूर नहीं था, वो ऑलरेडी मेरी बातें सुन चुके हैं, तो सेम बात उनका टाइम ज़ाया कहने वाली है। अगर आपको कुछ रिपीट में चाहिए तो आप इसकी रिकॉर्डिंग बाद में देख लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। इंटरव्यू वगैरह होता है। अच्छा जी, इंटरव्यू पहले होता था हर हर क्लाइंट का, हर स्टूडेंट का, जिस साल मैं आया था, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू अब जो है थोड़ा सा चेंज हो गया सिस्टम, अब उन्होंने थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया अपॉइंटमेंट देने के लिए, तो जेरिस के थ्रू क्योंकि डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है। तो जब जो मुझे पता चला इस साल वो इस तरह होता है कि जेरिस आपको एक कॉल आती है, आप जाके जेरिस के ऑफिस में अपना सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं। तो उसके बाद वो आपको बताते हैं आपने एम्बेसी जो है इंटरव्यू के लिए जाना है या नहीं जाना। आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है, किस बेस पे वो आपको कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ, सिंपल उन्होंने फाइल सबमिट की और फाइल उनको वापस मिल गई कुछ अरसे के बाद। और एक स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जिसका इंटरव्यू भी हुआ और उसका इंटरव्यू अच्छा भी हुआ और उसको वीज़ा भी मिल गया। ये भी बताएं कि 20 लाख तो बैंक स्टेटमेंट है, बाकी जब हमें एडमिशन लेटर मिला है उसके बाद इटली पहुंचने और स्कॉलरशिप ना मिलने तक कितना खर्चा हो सकता है और कैसे कैसे। अच्छा जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो 20 लाख बैंक स्टेटमेंट है ना, पहली चीज़ वो आपकी यूज़ नहीं होनी, वो आपके अकाउंट में ही होगी, आप उसे निकलवा सकते हैं। बाकी इटली का आपने ये जहन में रखना है कि आपका खर्चा तकरीबन जो है ना 1.5 लाख से साढ़े 3-4 लाख के दरमियान हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशंस करवानी है, वीज़ा अप्लाई करवाना है। तो अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो ऑब्वियसली वो वाली फ़ीस वगैरह ज़ाया हो जाएगी।
लेकिन जो ट्रांसलेशंस वगैरह वो आप किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आइट्स कर रहे हैं तो आइट्स आप किसी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसे मैं काउंट नहीं करता। नुकसान यहाँ पे आपका जो ना 70-80 हज़ार रुपये का होगा एंड पे जाकर, अगर हुआ तो। और बाकी जो है, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो यूज़ हो जाती हैं। और स्कॉलरशिप ना मिलने तक कितना खर्चा हो जाता है, स्कॉलरशिप ना मिलने वाला तो सीन ही नहीं है ना। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप जाएं ही ना। जैसे ही अगस्त सितंबर में अगर आपको वीज़ा मिल भी गया, आपने इटली जाना ही नहीं है, आपने इटली जाना है अक्टूबर के बाद। उसकी रीज़न ये है कि अक्टूबर में पता चल जाता है कि आपका स्कॉलरशिप लगा है या नहीं लगा। अगर आपको अक्टूबर में पता चल जाए कि स्कॉलरशिप लगा है, तो आप नवंबर के एंड की या दिसंबर की अपनी फ़्लाइट करवा के जो ना ईज़ी होके जाएँ। उसकी रीज़न ये है कि दिसंबर में आपको स्कॉलरशिप की पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, तो जैसे ही आप जाएँगे कुछ दिनों के बाद आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आपके इतने पैसे ज़ाया नहीं होंगे। और यूनिवर्सिटीज़ भी अलाउ करती हैं कि आप जनवरी-फरवरी तक भी आ सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है जो मैं दे सकता हूँ लोगों को। जी, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगा आप अप्लाई करें। अगर आपको अगस्त तक डिग्री मिल रही है तो फ़ॉर श्योर आपको अप्लाई करना चाहिए, चांस लेना चाहिए। आप अपना साल क्यों ज़ाया कर रहे हैं? ये एटलीस्ट अगर चलो अगर एंड पे कोई मसला भी होता है, आपका एक्सपीरियंस तो होगा ना। तो ज़रूर इस चीज़ में तो मैं हर बंदे को कहता हूँ कि आप अप्लाई करें। भई आपके सामने मैं खुद बैठा हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मेरी डिग्री ऑलरेडी नहीं हुई थी, मेरी डिग्री अगस्त में ख़त्म हुई है। और मेरा इंटरव्यू तकरीबन अक्टूबर में नहीं सॉरी, मेरा इंटरव्यू आया है शायद सितंबर में। और मुझे अक्टूबर नवंबर के एंड पे जाके वीज़ा मिला है, ठीक है? तो मैं खुद उन स्टूडेंट में से हूँ जिनको डिग्री मिलनी थी, मैंने डिग्री का वेट किया है, उसको टेस्ट करवाया, सारे प्रोसीजर्स इस तरह किए हैं। अच्छा जी। अब जो है ना मैंने कुछ लोग, अब मैं किसी को भी ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, 110 हैं, बहुत हैं। इसमें से अगर छोड़ भी जाएँ तो इतना मसला नहीं है। क्योंकि जो है ना फिर वो सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आगे अगर कोई मुझसे इस टाइम क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दें, तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा जी, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, नीचे हम आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं। ओनली 3 प्लस सीजीपी, हाँ जी, 3 जीपीए जिसका है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम आपके थ्रू यूनी में अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप मेरे थ्रू यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। ये मेरा बिज़नेस है। और इसमें हम आपको ये नहीं कहेंगे कि हम आपको एडमिशन लेके देंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई किसी को एडमिशन की गारंटी दे। हम सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसीजर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करके अप्लाई करके देते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, इसकी हद तक हम काम करते हैं। एडवाइस अबाउट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्लीज़। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत दफ़ा मैंने बताई हुई है कि आपको जो है अ, उसको 4 पैराज़ में लिखनी है। फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, थर्ड में आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और जो आपका एक्सपीरियंस है उसको मैच करना आपने, और फोर्थ पैरा में आपने बताना है कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हैं या उस कंट्री में क्यों जाना चाहते हैं। वीज़ा है कि मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा बाद में। अच्छा जी, मेरी टीम का कॉन्टैक्ट जो है ना मैं थोड़ी देर बाद इधर टेक्स्ट मैसेज में नीचे दे दूँगा, आप उन्हें मैसेज करके पूछ सकते हैं। बल्कि मैं अभी दे देता हूँ, 1 सेकंड रुकें। ये जो है ना मैंने नीचे अपनी टीम का कॉन्टैक्ट दे दिया, अगर आप करना चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई हैव 3.66, हाउ चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एजुकेशन? 3.66 सीजीपीए आपको कोई भी नहीं बता सकता इस दुनिया में आपके कितने चांसेस हैं, अनटिल अनलेस एडमिशन कमेटी जो है आपको खुद आके बताए। मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, इस सीजीपीए पे आपका एडमिशन हो सकता है इटली में। तो आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। टेस्टेशन थोड़ी इसकी डिटेल बता दें कि कहाँ-कहाँ से क्या-क्या फॉर्म के नीचे आ गया, इसके मैं बाद में लेता हूँ, क्योंकि ऊपर जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं पहले मैं उनका जवाब दूँगा। अच्छा जी। नहीं जी, हर एक फ़ील्ड में अप्लाई करने के लिए 30 यूरो नहीं देनी, जो आपने 30 यूरो एक दफ़ा ही दी है, वही आपकी बाकी जो फ़ील्ड्स में अप्लाई करने के लिए सेम अमाउंट ही यूज़ होगी, ठीक है? हाउ मच चांसेस फॉर अ गर्ल?
यहाँ पे इस बेस पे एडमिशन नहीं होता है कि आप लड़की हैं या लड़का है, तो सबके लिए चांसेस जो हैं वो बराबर हैं। अगर आपका सीजीपीए प्रोफाइल अच्छा है तो आपका एडमिशन हो सकता है, और इसी तरह लड़कों के लिए भी सेम केस ही होता है। एप्लीकेशन फ़ी जी बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं होती, ये नॉन रिफंडेबल होती है। जो आपके लग गए हैं वो लग गए हैं, वो आपको वापस नहीं मिलने वाले। इफ़ आई ऑलरेडी होल्ड अ मास्टर्स डिग्री एम आई एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप? हाँ जी, आप जो है एडमिशन के एलिजिबल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप स्कॉलरशिप आपको बाद में मेरिट शायद मिल जाए, लेकिन जो है रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, जो मुझे यहाँ तक पता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपने मास्टर्स को शो नहीं करवाएंगे, आप बैचलर्स की बेस पे अप्लाई करेंगे, और जो आपका मास्टर्स वाला 2 ढाई साल का 3 साल का गैप बनेगा, उसमें आप कोई अपना एक्सपीरियंस शो करवा दें तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे। आई हैव IELTS टेस्ट ऑन 10th of November, बट कैन आई अप्लाई विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट? हाँ जी, आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स के साथ। सर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इटली में आफ्टर मास्टर्स? इटली में ड्यूरिंग मास्टर्स अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं, जो कि बहुत ईज़ी है सीखना, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँगी। और अगर आप कहते हैं कि मैंने यहाँ आके कुछ भी नहीं करना, मैंने कुछ भी नहीं सीखना, तो फिर आप पाकिस्तान ही जाएँगे। और मैं आपको ये बात बता दूँ, यहाँ आने के बाद पाकिस्तान कोई भी नहीं जाता, तो सबको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाती है। हाँ जी, लास्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया होता है, कितना सीजीपीए या कैसी प्रोफाइल होती है? मेरिट स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। उन्होंने ऐसा कोई क्राइटेरिया उसका नहीं दिया हुआ, लेकिन जो मुझे लगता है, जो क्लास में हाईएस्ट सीजीपीए वाला होता है, या जिसकी प्रोफाइल में अच्छे पेपर, रिसर्च एक्सपीरियंस या इस तरह की कोई चीज़ होती है, तो उन लोगों को वो प्रेफर करते हैं ऑब्वियसली। अगर आप सोच रहे हैं कि 3 सीजीपीए के साथ अगर आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो इस बात के चांसेस बहुत कम है। नहीं जी, अप्लाई करने के लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह या टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई आप बगैर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ ही कर सकते हैं। फ़ी वेवर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं देने वाली। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी आपको फ़ी वेवर दे देगी, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिनमें एप्लीकेशन फ़ीस ही नहीं है। थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, नहीं जी, आप अपने फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी अभी एडमिशन हो रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग देखें सेशन की बाद में। हाँ जी, एक ही बार फ़ी पे करके आप 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को पता चल रहा होगा जिन डॉक्यूमेंट्स को मैं छोड़ रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब है मैं उन्हें ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। बाकी जो नए हैं, जो मुझे लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैं उनका आंसर कर रहा हूँ। एमएससी वाले, एमसीएस वाले अप्लाई कर। एमसीएस अगर आपका बीएस के बाद है, 4 साल के बाद है, तो आप फिर मास्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं ना। एमसीएस 2 साल का मास्टर अगर है, तो आप बैचलर्स की बेस पे अप्लाई करें। नहीं जी, किसी किस्म के प्रोफ़ेसर को आपको ईमेल करनी नहीं पड़ती, यहाँ पे सिर्फ़ पोर्टल पे अप्लाई होता है, वहाँ से एडमिशन मिलता है। नहीं जी, प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते, आपने 20 लाख रुपए ही जो है शो करने हैं। आप प्रॉपर्टी बेच के 20 लाख रुपए शो कर सकते हैं, सिर्फ़ प्रॉपर्टी का बेस पे नहीं करवा सकते कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, और इसकी बेस पे हमें अगर वीज़ा मिल जाए, तो ऐसे नहीं होता यहाँ पे। इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं? इंटरव्यू में कॉमन क्वेश्चंस ये किए जाते हैं कि आपका बैचलर्स का बैकग्राउंड क्या है, आपने जिस डिग्री में अप्लाई किया है उसमें कौन से कोर्सेज पढ़ाए जा सकते हैं आपको, और जिस कंट्री, जिस सिटी में आप जा रहे हैं, उसमें आपके एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं, और इसके अलावा आपने इटली को क्यों चूज़ किया, या आप इस प्रोग्राम को क्यों चूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा आपने पाकिस्तान वापस आना है या नहीं आना, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं कि आपके पास जो इतने पैसे आए हैं ये किस तरह आए हैं। और मोस्टली वो लोगों को नहीं पता होता, वो फेक बनाई होती हैं, और फिर वहाँ पे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। पीटी को मैं जो है ना, वो मुझे इतना नहीं पता, मुझे यही पता है फिलहाल कि एम्बेसी आइट्स ही लेती है, पीटी वगैरह नहीं लेती। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस साल चेक करवाऊँ कि अगर एम्बेसी पीटी लेती है, तो मैं किसी सेशन में आपको बता दूंगा।
मोफा से आपने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है मैट्रिक एफएससी वगैरह, जब ये आपके दूसरे डिपार्टमेंट से टेस्ट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह, तो सबसे एंड पे आपने मोफा से टेस्ट करवाने होते हैं। प्लीज कंफर्म दैट होप सर्टिफिकेट, ऑफिशियल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर और ऑफिशियल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन आर सेम। ये होप सर्टिफिकेट तो ये होता है कि आप इस साल जो है ना पास हो जाएंगे, ठीक है। ऑफिशियल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ये होता है कि आप इस डिग्री में एनरोल हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। वो आप अगर आप ये कह रही हैं कि आपकी प्रीवियस डिग्री, तो ये आपके बैचलर्स में आपका एनरोलमेंट लेटर आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का एडमिशन लेटर यही है कि आपको यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ऑफर किया हुआ है। और ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मुझे ये नहीं पता ये कि आप क्या बात कर रहे हैं। 3 से लेस जीपीओ वालों की एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। ठंड रखें आप लोग थोड़ा सा, आ जाएंगी इंशाल्लाह। मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए, बेफिक्र हो जाए। अच्छा जी, इज दैट ट्रू, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम इज रिक्वायर्ड सीनियर डीओबी आल्सो। अच्छा, यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हमें जो ना आप पहले ही डीओबी प्रोवाइड करें या सीमिया प्रोवाइड करें। उस केस में जो ना एक मसला ये है कि आपको सीमिया और डीओबी होता क्या है, ये सेम डॉक्यूमेंट है, लेकिन डीओबी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और इसी का अल्टरनेटिव है सीमिया। तो अगर तो आपको कोई यूनिवर्सिटी कहती है कि हमें ये चाहिए, असल में इसका मकसद क्या होता है इस डॉक्यूमेंट का? इस डॉक्यूमेंट का मकसद ये होता है कि आपने जो है ना ये प्रूफ करना है एडमिशन लेने से पहले कि आपकी जो पाकिस्तान की डिग्री है वो इटली में एलिजिबल भी है अप्लाई करने के लिए या नहीं। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी ये मांग रही है आपसे एडमिशन से पहले, तो फिर ये आपको जो है ना सीमिया बनवाना पड़ता है, क्योंकि डीओबी वीज़ा के साथ ही अप्लाई होता है यूजुअली। तो सीमिया जो है ना 50 से 60 हज़ार रुपये का होता है। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक ऐसी यूनिवर्सिटी को ट्राई कर रहे हैं तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नहीं जी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, और बाकी मुझे भूल गई हैं। 3 4 और भी ऐसी आती हैं जिनमें यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। आपकी यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया ना, ये मुझे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ, शायद आपने मेरी टीम से पूछा हुआ। 2.92 CGPA, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी 90% पे 4 GPA देती है, ठीक है। तो इसमें जो है मुझे नहीं लगता इटालियन यूनिवर्सिटी एक एक यूनिवर्सिटी का बैठ के देखेंगी कि आपकी यूनिवर्सिटी का जीपीए देने का क्राइटेरिया है क्या है, ठीक है। तो उन्होंने उसी चीज़ को देखना है कि आपका CGPA 3 है या नहीं है। अगर आप चांस लेना चाहते हैं आप इस बेस पे, तो यू आर मोर देन वेलकम, आप ट्राई करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बेस पे आप उनको ये एक्सप्लेन करेंगे कि मेरी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये है। तो फिर आप ये भी केस देखें कि जिस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या करती हैं, जिनकी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, तो उसमें तो लोगों का बहुत कम सीजीपी होता है। आप यूनिवर्सिटीज़ उसको इस बेस पे तो नहीं रख लेंगे कि आपका 2.5 सीजीपी है लेकिन आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग है, तो इस वजह से आपका कम आया है, हम आपके लिए रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बदले में कोई और यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल युवास जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग नहीं है, वहाँ लोगों के ज़्यादा सीजीपी आ जाते हैं, तो उनको इस चीज़ का एडवांटेज है। अगर आर्ट्स में 6 बैंड हो तो आप आधवा में आर्ट्स भी शो कर दें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी शो कर दें, कोई मसला नहीं होगा। सर मेरा रिसर्च पेपर इन प्रोसेस रिसीव में शो करवा दूँ, उसका बेनिफिट होगा? हाँ जी, आप करवा दें, बेनिफिट होगा। पासपोर्ट की वैलिडिटी नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक है। रिन्यू करवा के देखें, अप्रैल तक है तो ऑलरेडी 6 महीने रह गए हैं। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अप्लाई करने का इशू नहीं है, अप्लाई तो आप आईडी कार्ड पे भी कर सकते हैं, आप अप्लाई कर दें चाहे उसी बेस पे। लेकिन फिर आपको उन्हें दोबारा नया देना पड़ेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा नया अप्लाई कर दें आप, क्योंकि आप लीगली अप्लाई कर सकते हैं 6 महीने अगर वैलिडिटी रहती है। तो आप उस टाइम फ्रेम में अप्लाई कर लीजिएगा और उसके बाद अप्लाई कर लें। माई सी जी पी 2.9 शैल अप्लाई फॉर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया यहाँ पे जो सी जी पी की रिक्वायरमेंट है वो 3 है। अगर आप 2.9 पे रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले लें, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ब्लोनिया वगैरह में आप ट्राई कर सकते हैं। अगर हमें एडमिशन लेटर मिल जाता है, मेरिट स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो क्या हमें उस यूनिवर्सिटी को कंसीडर करना चाहिए? देखें, आप उसको कंसीडर इस सेंस में कह रहे हैं कि अगर आपने 5 और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, वहाँ पे अगर आपको एडमिशन ही नहीं मिला, तो फिर तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा ना। और अगर आपको किसी और जगह मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो फिर ऑब्वियसली आप दूसरी यूनिवर्सिटी को कंसीडर करेंगे।
अगर जनवरी फरवरी की अपॉइंटमेंट मिले तो यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी। हाँ जी, इस साल मैंने देखी हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल ईमेल्स जो लोगों को आई हुई थी कि उन्होंने उन्हें कहा हुआ था कि आप मार्च तक भी आ सकते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि स्पेसिफिकली एक यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया है या सब ने किया है। अकाउंट फादर के अलावा किसी का भी शो कर सकते हैं? नहीं जी, अकाउंट आप अपनी फैमिली मेंबर्स का सिर्फ शो कर सकते हैं। उसमें आपके फादर आते हैं, आपके बहन भाई आते हैं, मदर आती हैं। बीए की बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। 20 लाख कब बैंक में रखने होते हैं? 20 लाख आपने रख लेने होते हैं अप्रैल मई में, क्योंकि उसके बाद अगले 3 से 6 महीने के अंदर आपको कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट आ जाती है। तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ अप्रैल में रख दें आप पैसे, ताकि उसके बाद उसे टाइम हो जाए 3 4 6 महीने। रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी? हाँ जी, इंशाल्लाह मिल जाएगी, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती है? यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम इंटरव्यूज लेती हैं, और अगर लेती भी हैं तो सिंपल से कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन करती हैं। आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बहुत बेसिक से इंटरव्यू होते हैं। मैं ओवरऑल जनरल डिटेल बता रहा हूँ, और साथ पाथवा यूनिवर्सिटी की मैंने इस सेशन में बताई हैं। बाकी जैसे यूनिवर्सिटीज ओपन होती रहेंगी तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी की बताएंगे। सर मेरा बीएस ऑनर्स 2021 में हुआ। उसके बाद 2 ईयर मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक्सपीरियंस है। तो मास्टर्स के लिए 2 ईयर के गैप से कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं जी, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। सीजीपीए काउंट करते हैं जी, परसेंटेज मुझे नहीं लगता काउंट करते होंगे। एप्लीकेशन फीस जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ की नहीं है वो जब ओपन होंगी तो तब भी हमें पता चलेगा। तो इसी तरह हम वन बाय वन उनको भी बताएंगे जब आएंगी। हाँ जी, आप पासपोर्ट के बगैर आईडी कार्ड की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सीएनआईसी, आपका सीएनआईसी इंग्लिश में होना चाहिए। नहीं जी, ये चीज़ आपको क्लियर रखें अपने दिमाग में कि आपको बैंक स्टेटमेंट का 20 लाख का मतलब है 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। ट्रांजैक्शंस तो आप 20 लाख से 20 करोड़ की भी कर सकते हैं, ठीक है, बार बार पैसे इंटर इन इन आउट करके। तो ये 20 लाख रुपए हैं जो आपके अकाउंट में होने चाहिए, ट्रांजैक्शंस नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया के एडमिशन्स जो हैं इंशाल्लाह 1 2 महीने में ओपन हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिलेगी आपको मैं खुद बताऊंगा सारी इसकी इन्फॉर्मेशन। अपना अकाउंट आप शो कर सकते हैं, मैंने अपना अकाउंट ही शो किया था। इनटेक होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर सितंबर 2024 में। मेरिट स्कॉलरशिप में भी बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है यार, कोई आप लोग जो है ना चैट में यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक अगर शेयर कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। उम्मीद नहीं है मुझे आप लोगों से, लेकिन अगर फिर भी कर दे तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर फ्री सेशन, जज़ाकल्लाह जी। अब आप लोग अप्लाई भी कर लेना। कुड यू प्लीज टेल अबाउट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस है। हाँ जी, यहाँ पे एडमिशन जो है ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस पे होते हैं, क्योंकि ये मैं लोगों को बताता हूँ। लोग जो है ना मैं टाइम का ना थोड़ा सा पंक्चुअल बंदा हूँ, तो इस वजह से मैं इस चीज़ पे बड़ा जो है ना लोगों को बार बार इस चीज़ पे टोंट से कह रहा होता हूँ, जो कि मुनासिब चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगता है जब आपको पता है कि आपने एक काम कहना है तो वो कहना है। ठीक है। मेरा सेशन था 1 बजे। मुझे पता था कि वहाँ मैं ऊंचा नहीं बोल सकता, मैं लोगों के साथ फ्लैट शेट कर रहा हूँ। तो मैं स्पेशली 30 35 मिनट की मेरी बस है, 20 मिनट की मेरी वॉक है। उसके बाद 20 से 30 मिनट की वॉक है, 1 घंटा लगा के मैं अपने ऑफिस आया हूँ सिर्फ सेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने ये काम करना है। जब आपको पता है, आपने अपनी नीयत बना ली है कि आपने पढ़ना है, एडमिशन लेना है, तो आपको थोड़ी सी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी और टाइमली सारी चीज़ें जो है ना अपनी करें, रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, ताकि आप अप्लाई कर सकें और बाद में आपको एडमिशन भी मिल सके। अच्छा जी, वेटिंग इन लॉबी हमारे पास अभी भी 80। अब मैं कुछ लोगों को अलाउ करूंगा बात करने के लिए वन बाय वन, तो आप लोग अपने हैंड रेज कर दें। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने मेरे ग्रुप्स के जो है ना लिंक
भेज दी हैं। क्या बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं कुछ लोगों को अलाउ करता हूँ हैंड रेज़ के लिए। और क्या था, मैं भूल गया हूँ, कुछ बात कर रहा था मैं। हाँ, ये जिन लोगों ने अब कॉपी किए हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दें ताकि मुझे और फॉलोअर्स मिल जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर सेशन, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका इसमें कोई बेनिफिट हो, अगर वीज़ा अपॉइंटमेंट आ जाए एंड डिग्री ना हो, देन हम मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का नहीं कह सकते कि डिग्री बाद में सबमिट कर देंगे। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता आपकी प्रोफाइल पे। वो कुछ लोगों को अलाउ कर देते हैं कि आप सबमिट कर दीजिएगा। बेटर यही है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ ताकि जो है ना आपको ये मसला ना हो। ठीक है जी, मेरे ख़्याल से मैंने अपनी जो मेरा नॉलेज था इससे रिलेटेड, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या जनरल चीज़ों के बारे में जितना मेरा था, मैंने उस हिसाब से आप लोगों को बता दिया है। और इसमें हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो मेरी तरफ से गलत भी हो सकती है, तो आप हर चीज़ को क्रॉस वेरीफ़ाई करें। आप में इतनी जो है क्या कहते हैं, इतने मैच्योर आप लोग हैं कि आप लोगों को इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपने इन्फॉर्मेशन को कैसे क्रॉस वेरीफ़ाई करके अपनी लाइफ़ का डिसीज़न लेना है। आप चीज़ों को अच्छे तरीके से देखें और उसके बाद जो है उसको कंटिन्यू करें। ठीक है? क्योंकि मैं भी चीज़ें देख के ही आप लोगों को बता रहा था। अच्छा जी, सर जी मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, फार्मा में 3 साल से काम कर रहा हूँ। मेरे सारी सैलरी अकाउंट है, महीने का 50 के पीकेआर एंड 30 के पीकेआर सैलरी लेता हूँ। उस सैलरी अकाउंट पर मेरा बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा, फिर दूसरी बैंक अकाउंट खोलनी होगी। हाँ जी, उस सैलरी अकाउंट पे आपका बैंक स्टेटमेंट बन जाएगा बिल्कुल। अगर आप इसे प्रूफ़ कर सकते हैं कि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, 3 साल में मैंने सेविंग्स की हैं, ये पैसे हर महीने के हिसाब से अगर आप उस चीज़ को प्रूफ़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। सब यूनिवर्सिटीज़ 7200 ही देती हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की मैं ऑलरेडी बता गया हूँ कि मैंने ही इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। जब ओपन होगा मुझे सब कुछ पता है इटली का, मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है? रीजनल स्कॉलरशिप 7200 यूरो जो है ये आपको यूनिवर्सिटी ही सॉरी रीजन ही देता है, गवर्नमेंट देती है, यूनिवर्सिटी नहीं देती, तो ये सबका सेम ही होता है। सब यूनिवर्सिटीज़ 72 देती हैं। जो मेरा कोर्स है वो बीएसटी इंस्टीट्यूट में करवा देंगे, प्लीज़ बता दें। बता दिया भाई आपको, सेम बात मैं कितनी दफ़ा बताऊँ? अगर आप अपनी स्टेटमेंट शो करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स तो नहीं लगेंगे ना, सिर्फ़ आपके ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, फिर नहीं मसला होता। अगर आप स्पॉन्सर खुद हैं तो फिर आपके लगेंगे, ठीक है? मेरे ख़्याल से जो है ना बहुत लोगों के क्वेश्चंस रिज़ॉल्व हो चुके हैं, कुछ लोगों ने हैंड रेज़ किया है, तो उसको जो है ना मैं अलाउ करता हूँ वन बाय वन वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं फिर जो है ना हम 8-10 लोगों के क्वेश्चंस लेके फिर सेशन को एंड कर देंगे। तो अगर आप सुनना चाहते हैं क्वेश्चंस तो इसे जो है ना आप कंटिन्यू रखें। अच्छा जी, मूसा सरदार हैं, आपका मैंने माइक अलाउ किया है। आप कोशिश करें अनम्यूट करने की खुद को। मूसा सरदार, आपको मेरी वॉइस आ रही है? चलें जी, इनको जो है ना हमने मौका दे दिया, इन्होंने नहीं रिस्पॉन्स दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं सिद्रा। सिद्रा मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ माइक। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सर। अ, वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन मेरा ये है क्वेश्चन कि ये है कि मैं मैं डेंटिस्ट हूँ डेंटिस्ट और हूँ मैं और अप्लाई मैं करना चाह अप्लाई रही हूँ करना चाह रही इटली हूँ में। इटली। तो बस ये पूछना चाह रही थी मैं मास्टर्स के थ्रू जाना चाहती हूँ, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कोई हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवा रही है? तो कोई भी मास्टर्स प्रोग्राम हो लाइक पब्लिक हेल्थ या एमपीएच में जिसमें मैं अप्लाई कर सकती हूँ ऑन ए मेरिट बेसिस या स्कॉलरशिप किसी भी तरह? पब्लिक जिससे हेल्थ का ना मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी मेडिसिन वाले भी लोग हैं, वो भी जाना चाहते हैं। लेकिन जो है ना पिछले साल मुझे अभी मैं चेक करूँगा कि 1-2 वीक तक ना कि पिछले साल किसी ऐसी यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किया था या नहीं किया था। अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में बता दूँगा। लेकिन जो है ना ये मेडिसिन वगैरह के और इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे बहुत कम होते हैं। उसकी रीज़न ये है, लॉजिकल रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एमबीबीएस वगैरह होता है ना वो इंग्लिश में नहीं होता।
ठीक है। मेडिकल की मोस्टली जो फील्ड्स हैं वो सिर्फ इटालियन में ही होती हैं, बाकी प्रोग्राम जिस तरह हमारे हैं वो होते हैं। तो अगर इस तरह का कोई हुआ तो मैं जो है ना ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे लिस्टिंग्स वगैरह जी, आती रहती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अच्छा जी, इन्हें मैंने कर दिया है म्यूट, और अब हम नेक्स्ट के पास चलते हैं। उमैर यूसुफ, आप चेक करें अपना माइक। हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी आपको? जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी, बताएं। हाँ, जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि रीजनल स्कॉलरशिप के कितने परसेंट चांसेस होते हैं? रीजनल स्कॉलरशिप के जो है ना 100% चांसेस होते हैं। जो लोग रीजनल में अप्लाई करते हैं उनको सबको जो है मिलता है स्कॉलरशिप। अब उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि कुछ रीजन्स जो है ना वो सिंपल कहते हैं कि हमें जो है ना डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दें, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। कुछ रीजन्स कहते हैं, अब मुझे से ये क्वेश्चन ना कीजिएगा किस रीजन में कौन से वाला इशू है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इतना। तो वो ओके। जब इस दफ़ा ओपन होगी तब जाके पता चलेगा। कोशिश मैं कर रहा हूँ कुछ लोगों से पता करने की हर रीजन के, कि मुझे पता हो कहाँ पे स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट है ना। अब कुछ दूसरे जो रीजन है मुझे ये कहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें इटली किसी को, और वो जहाँ पे जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है ना उससे वेरीफाई करवाएं कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। टेस्ट करवाने के बाद हमें दें, फिर आपका स्कॉलरशिप अप्लाई होगा। तो उस केस में जो ना वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो फिर लोग रह जाते हैं अप्लाई करने से, क्योंकि इतने एक्टिव नहीं होते। जो एक्टिव होते हैं वो कर लेते हैं ये भी काम। लेकिन अगर आपका अप्लाई हो जाए तो वो सबको ही मिल जाता है ऑलमोस्ट, उसमें कोई इतना मसला नहीं होता। ओके ओके सर, मेरा एक दोस्त था जो कि ना जर्मनी भी अप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन मसला ये आता है कि हमने सुना है कि आप यूरोप में एट अ टाइम एक यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकते हैं, तो ऐसा है सर? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कुछ है कि एक यूनिवर्सिटी में आप एनरोल हो सकते हैं। वो सेम कंट्री में आप एक यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकते होगे, लेकिन अगर आप मूव करना चाह रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको दूसरे कंट्री की छोड़नी पड़ेगी ना डिग्री। आप ये तो नहीं कर सकते कि दो जगहों पे पढ़ रहे हो। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सर। ठीक है, जाते हैं। अच्छा जी, इनको हमने लोअर कर दिया। अब आगे हैं मलिक यूसुफ। मलिक यूसुफ, आपको वॉइस आ रही है मेरी? आपको माइक अलाउ किया मैंने। जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ना मल्टीपल क्वेश्चन करने थे, लेकिन सबसे मेजर है कि मेरी फील्ड है मैथ कम्युनिकेशन। तो इसका जो है मेनली तो डिपार्टमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ की लिस्ट में, लेकिन इससे रिलेटेड या लिंक्ड अगर कोई हो जाए हमारी से फील्ड, तो अगर आप तो कुछ सजेस्ट कर सकें। एक दो मैंने देखी हैं। एक ह्यूमन राइट्स आ जाती है, बेसिकली जर्नलिज्म में ये आ जाती है, ये पब्लिक स्पीकिंग वगैरह का ये मेन है। लेकिन अगर कोई आइडिया हो जाए तो नेक्स्ट तो प्रोसेस इसके बाद ही आएगा, अगर फील्ड रिलेट करेगी तो ही। एक सेकंड में वेट करें, मैं आपको बताता हूँ। जी ओके। अच्छा जी, आपकी मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड है। पहली चीज़ ये है कि मैं आपको इस तरह बैठे हुए सजेस्ट तो नहीं कर सकता, हर यूनिवर्सिटीज़ की मेरे पास इस टाइम लिस्ट नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि अगर आपको लगता है अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से कि पादवा में कोई आपकी फील्ड है जो उससे रिलेट कर रही है, तो फिर आप उसमें जो है ना अप्लाई करें, ठीक है। नहीं तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन होंगे 15-20 दिनों के बाद, और तब पादवा के भी एप्लीकेशन जारी होंगी, ठीक है। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप स्पेंड कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पे, रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आप फॉर श्योर टाइमली अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं वेट कर सकता हूँ थोड़ा सा और यूनिवर्सिटीज़ के देखूँ जिसमें आपका ज़्यादा रिलेटेड प्रोग्राम है, तो फिर आप उनमें अप्लाई करें तो ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। ठीक है, मुझे एक और इससे आगे पूछना था। जो सेकंड चीज़ आ जाती है ये कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने बाकियों को भी अलाउ करना है, ठीक जी है। जी ठीक है। जी ठीक है। कि हाँ जो जी। बैंक स्टेटमेंट वाला इशू है, अब तो कुछ तो शो करवा सकते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करके जो की है, अगर प्रॉपर्टी भी ना हो और आप
करना चाह रहे हो या कहीं फैमिली से या किसी से लोन लेते हो अगर अप्लाई करने के लिए, तो उसको किस तरह से शो करेंगे? इसकी ना मैं एक मैसेज बनाऊंगा और मैं ग्रुप में कर दूंगा। मैं ऑफिशियली जो है ना इस तरह किसी कॉल पे नहीं बता सकता, ठीक है। जी ठीक है, हम हाँ बाकी जो क्योंकि इन्फॉर्मेशन होगी आपकी टीम से कांटेक्ट करके एटलीस्ट ट्राई कर हाँ लेंगे कुछ ठीक है, हो जाए। मैं ग्रुप में बता दूंगा, लेकिन जो है ना मुझे मुनासिब नहीं लगता मैं इस तरह की इलीगल चीजें जो है ना ऑन स्क्रीन बताऊँ। चलें, श्योर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इसके बाद आ गई हैं हमारे पास रमशा जलील। रमशा आप अपना माइक चेक करें। रमशा ने नहीं किया तो हम इन्हें डिसेबल कर देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं मोहम्मद समी अंसारी। अब भाई यहाँ पे मैं कोई वो नहीं कह रहा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह रहा, मैंने दो लड़कियों को किया अलाउ, वो बोल ही नहीं रही, तो अब मैं नेक्स्ट पे मूव ऑन करना मैंने। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? सर मेरा सवाल ये है कि अगर मेरा जो बैचलर्स कंप्लीट होगा 2025 में होगा अगस्त तक, तो मेरा सवाल ये है कि अगर मैं 2024 में नवंबर में जब ये एडमिशन शुरू होते हैं, ओपन होते हैं, होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर अगर मैं अप्लाई कर दूं और फिर आपकी जब ये रीजनल स्कॉलरशिप खोल दी है मई के अंदर, और फिर जब मेरे पास एडमिशन लेटर आ जाएगा और फिर मैं रीजनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दूं, तो फिर अभी आपने एक बात की कि वीज़े के लिए जो आपको कॉल मतलब वो यूनिवर्सिटी वाले खुद करते हैं, तो और मेरे पास अगर अगस्त तक डिग्री नहीं हुई और मेरे पास स्क्रिप्ट हुई, तो मेरे लिए कोई मसला तो नहीं होगा कि वीजा मेरे के पास लिए डिग्री नहीं हो सकती उस वक्त तक, ट्रांसक्रिप्ट हो सकती है? आपके लिए बिल्कुल मसला होगा, क्यों? क्योंकि एम्बेसी को आपकी डिग्री चाहिए, उनको आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं चाहिए। तो या फिर अगर मैं ऐसा करूं कि मैं जैसे नवंबर में एडमिशन शुरू होते हैं और मैं किसी बाद वाली मतलब जब एडमिशन खत्म होने वाले हैं और किसी आखिरी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं, ताकि फिर वो वीजा के लिए मुझे बाद में बुलाएं हाँ और जी, फिर मैं, तो फिर अगस्त तक बिल्कुल। मुझे ये हो सकता है कि मैं अक्टूबर नवंबर तक मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो फिर अगर मेरा बाद में दिसंबर तक वीजा क्या है तो फिर मैं अप्लाई करके ले लूं? नहीं, पहली चीज ये है कि जो रिक्वायरमेंट होती है, क्लासेस स्टार्ट होती हैं सितंबर में हर साल के, ठीक है। तो आपकी डिग्री जो है उस साल सितंबर से पहले पहले खत्म होनी चाहिए, पहली तो रिक्वायरमेंट ही यही है ना। अगर आप ये कह डिग्री तो रहे हैं खत्म कि हो जाएगी, हाँ डिग्री जी, अगस्त में खत्म हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिल वो मतलब डिग्री नहीं मिल हाँ जी, सकेगी। ठीक है, फिर आप एंड वाली महीनों में अप्लाई करें, ताकि जो है ना आपकी अपॉइंटमेंट भी लेट आए और उस टाइम तक आपके ये इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं और आप फिर वीज़ा के लिए जाएं, यही सोल्यूशन है। सुना सर, थैंक यू। और सर ये कंफर्म है कि रीजनल स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करने का रीजनल स्कॉलरशिप मिल जाती है? भाई मैं बिल्कुल 30-40 लोगों को जानता हूँ, उन सबको मिली ही, अगर किसी बदनसीब को ना मिले तो वो तो मैं कुछ नहीं कह सर सकता। मेरी वैसे जीपीए अबव है, 3.9 से अबव हो जाएगी सीजीपीए। रीजनल स्कॉलरशिप आपको जीपीए की बेस पे मिलती नहीं है, ठीक है। अच्छा। ठीक है, वो जनरल एक स्कॉलरशिप है, वो उन्होंने सबको देनी होती है, वो आपने सिर्फ उनके जो 3-4 रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो एजुकेशन वगैरह के और इस तरह के, वो सिर्फ आपने देने होते हैं, तो वो तकरीबन सबको मिल जाती है, और ठीक है। सर वीजा अप्लाई करते हुए बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है ना? हाँ जी, 20 लाख रुपए। जी सर, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, शिफा आपको मैं अलाउ कर रहा हूँ, 1 सेकंड रुके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली मैंने पूछना था कि मेरा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में बीएस है, तो अब ये है कि मोस्टली हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो बीएस में उनका रिसर्च वर्क और प्रॉपर एक थीसिस नहीं कंडक्ट करवाती। तो ऐसा हो सकता है कि लाइक उससे कोई इश्यूज़ तो नहीं होगा कि वो किसी रिसर्च वाले बंदे को ज़्यादा प्रेफर करें मुझसे, लेकिन मेरा लाइक सीजीपीए भी अच्छा है और मेरे ओवरऑल जो है मेरी डिग्री की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आई हैव इंटर्नशिप एक्सपीरियंस एंड इररिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंसेस एज वेल। तो इसका मैंने पूछना था। नहीं, इसका कोई मसला नहीं होगा, इटली में वो कंसीडर नहीं करते, और मोस्टली जो लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं वो आपकी तरह के ही होते हैं, तो मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना पब्लिकेशंस थी, तो इस तरह का कोई आपको मसला नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इंशाल्लाह। सो क्या मैंने ये पूछना था, क्या बायोटेक इन फूड साइंस जो है एक माइक्रोबायोलॉजी ग्रेजुएट के लिए बायोटेक की फील्ड एक अच्छी होंगी, करना प्रेफर करना चाहिए मुझे उन्हें, क्योंकि मुझे मैंने इस लगता है जो कोर्स आपकी पढ़ा हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी फील्ड है ना, उससे रिलेटेड आपको इटली में फील्ड मिलेगी नहीं, पहली चीज़, ठीक है, हम्म जो मुझे लगता है।
और ये आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा जब आपने बाहर जी। स्कॉलरशिप देखी होंगी। ये पाकिस्तान में इस तरह की फील्ड्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी और ज़ूलॉजी और इस तरह की जो है ना एक पेट नेम के साथ फील्ड्स, बाहर इस तरह की फील्ड्स नहीं होती। ये सब कुछ जो है ना वो मोर और लेस बायोकेमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री वगैरह ये बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड्स के अंदर आ जाता है, या जेनेटिक्स वगैरह की, वो उन्होंने पता नहीं इसी के अंदर सारा कुछ मर्ज किया होता है। तो आपको अगर तो कोई मिल जाती है इस तरह की तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको एट द एंड बायोटेक्नोलॉजी वाली में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके साथ मैच कर रही होगी। एट द एंड कोई अगर फूड साइंसेज में है तो माइक्रो कहीं ना कहीं जब हम चीज़ के लेवल पे जाते हैं या फूड्स के लेवल पे जाते हैं तो माइक्रो वहाँ पे फूड के उसके लेवल पे जा रही होती है ना। तो ठीक मैंने है। जो कोर्सेज पढ़े ना अपने बीएस के अंदर, उसमें बायोटेक भी थी और माइक्रोबायोलॉजी, लाइक जो इन फूड माइक्रोबायोलॉजी भी थी। तो उसमें फूड माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरे पास जो है उसका तो है, एजुकेशन एक्सपीरियंस तो है, तो उसका तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ जी, उसका नहीं होगा आपको इशू, आप अप्लाई कर सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। यार अब जो है ना मैं थक गया हूँ, ठीक है, तो बाकी लोगों के क्वेश्चंस है ना वो इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा लेंगे। सारे क्वेश्चन मैंने एक सेशन में तो नहीं कहने, तो जो है हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीकेंड, या इस वीक मुझे किसी दिन टाइम मिला तो एक और सेशन कर लेंगे अगर कोई और यूनिवर्सिटी ओपन हुई, नहीं तो इसी को ही हम दोबारा अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करूँगा कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं जल्दी से एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँ और आपको ग्रुप में भी उसका चैनल लिंक मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए सब लोगों को अल्लाह हाफ़िज़। जॉइन करने के लिए शुक्रिया। कोई हमारी सर्विसेज लेना चाहता है तो मैंने ऑलरेडी नंबर शेयर कर दिया है, आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, आप अप्लाई करें। जनरली मैं सेशंस में आके आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो मोर देन इनफ है। तो अल्लाह हाफ़िज़।